अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन की इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जेंगो फ्रेमवर्क को कॉन्फ़िगर करेंगे विद रिएक्ट जेएस और उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से उस रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को फिर हम अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करके सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक स्मॉल ट्यूटोरियल जो कि 25 से 30 मिनट का होगा विद फ्यू एग्जांपल्स। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं होगा, आने वाले वक्त में शायद मैं एक कंप्लीट प्रोजेक्ट भी इसमें क्रिएट करूं, बट फॉर द टाइम बीइंग आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रॉमिस कि मैं कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। लेकिन इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको ये ज़रूर सीखने को मिलेगा कि कैसे आप आसानी के साथ जेंगो फ्रेमवर्क को रिएक्ट जेएस के साथ या रिएक्ट जेएस को जेंगो फ्रेमवर्क के साथ कॉन्फ़िगर करके आसानी के साथ सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जेंगो फ्रेमवर्क की एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो बगैर कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कोशिश की कि मैं जेंगो 2 या जेंगो 3 ना कहूँ, लेकिन फिर भी मैंने जेंगो 2 एक जगह पे कहा। लेकिन हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में और आने वाले एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल में यूज़ करेंगे जेंगो 3 को विद पाइथन 3.8। सो इसलिए मैं जो है जेंगो फ्रेमवर्क कह रहा था कि हम इस सीरीज़ से और इस ट्यूटोरियल से आने वाली इस सीरीज़ में एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल जितने भी हैं इस सीरीज़ में, उन सब में अब जेंगो 3 को यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर हमें नोटिफिकेशन मिली है, न्यूज़ मिली है कि जेंगो ने 2 दिसंबर पाइथन कंपनी ने या गूगल ने दिसंबर 2 को वर्जन 3.0 लॉन्च कर दिया है, और इन जनवरी 2020 में इसका वर्जन जेंगो का वर्जन 3.0.1 लॉन्च किया जाएगा। तो मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में यूज़ करूँगा जेंगो 3 विद पाइथन 3.8 को ऑन माई मैक ओएस, आई मीन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हमें जेंगो 3 को इंस्टॉल करना है, और जेंगो अगर आप जेंगो 2 यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप कंटिन्यूसली जेंगो 2 को यूज़ कर सकते हैं और सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए रिएक्ट जेएस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन मैं यूज़ करूँगा जेंगो 3 को। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें एक एप्लीकेशन, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं उसका नाम रखूँगा डीजे ब्लॉग 3, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा हमने डीजे ब्लॉग का फोल्डर क्रिएट किया था, प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, जो हमने बिगिनर्स की सीरीज़ में देखा था। लेकिन इसके लिए चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट नाम दूंगा। सो मैं क्रिएट करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। सो जेंगो एडमिन, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि मेरे पास जेंगो एडमिन देखिए वर्जन 3.0 है, पाइथन का वर्जन जो है वो 3.8.0 है। ओके हो गया। तो अब मैं इंस्टॉल करूँगा प्रोजेक्ट। सो मैं इस वक्त जेंगो ऐप के फोल्डर में हूँ, तो जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और मैं इसका नाम रखूँगा जेंगो रिएक्ट। मैं इसका नाम जेंगो रिएक्ट रख देता हूँ। तो प्रेस किया एंटर, तो हमारा जेंगो रिएक्ट का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। मैं सीडी करके जेंगो रिएक्ट में एंटर होऊंगा, और यहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट को अब ओपन करूँगा विद VS कोड। सो कोड डॉट एंड मैं इसको रन भी कर दूंगा। सो पाइथन 3 manage.py रन सर्वर। सो ये प्रोजेक्ट अब ओपन होगा VS कोड में, और साथ ही ये डेवलपमेंट मोड में रन भी हो जाएगा। इग्नोर दिस 17 अनअप्लाइड माइग्रेशंस, क्योंकि हम कोई भी माइग्रेशंस का काम नहीं करने जा रहे। हम सिंपली कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं जेंगो 3 को विद रिएक्ट जेएस। सो नेक्स्ट स्टेप पे मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ करंट फोल्डर के अंदर से ही डीजे रिएक्ट में, और अब यहाँ पर मुझे कुछ नोड जेएस चाहिए होगा। तो मेक श्योर कीजिए कि जेंगो प्रोजेक्ट में जब आप रिएक्ट जेएस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके लिए हमें नोड जेएस हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। वो आप node.js.org पर जाकर उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, और मेरे पास इस वक्त नोड का जो वर्जन है वो 12.9 है, और npm का जो वर्जन है वो मेरे पास 6.13.3 है। ओके हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा npm init -y, एक पैकेज.json फाइल ये क्रिएट करके देगा एम्प्टी।
अब इस एम्प्टी फाइल के अंदर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को ऐड करना है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे npm install -d एज अ डेफ डिपेंडेंसी। मैं इन सबको इंस्टॉल करूँगा क्योंकि हम इसको कंपाइल करके एक फाइल में सेव करेंगे तो फिर हमें इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। सो इसके लिए मुझे चाहिए रिएक्ट, उसके बाद रिएक्ट डोम चाहिए, उसके अलावा हमें बेबल चाहिए जो कि है प्रीसेट रिएक्ट, और उसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ और पैकेजेस की भी ज़रूरत होगी। अगर आप सास यूज़ करना चाह रहे हैं तो सास और सास लोडर को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं जो है वो सास को यूज़ नहीं करना चाह रहा, और अगर आप एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहे हैं, रिसीव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप एक्सियोस को यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सियोस को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मुझे एक्सियोस भी नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली रिएक्ट डूम और उसके बाद वेब पैक हमें चाहिए और वेब पैक डैश CLI भी हमें चाहिए। तो ये टोटल हो गए कितने प्रोजेक्ट, 1 2 3 4 5 हमें जो है पैकेजेस चाहिए टू कॉन्फ़िगर React.js विद Django फ्रेमवर्क। सो मैं इसको प्रेस करता हूँ एंटर। तो हमारे पास 500 प्रोजेक्ट्स जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं इनको वेब पैक के थ्रू अगर कॉन्फ़िगर करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर रूट पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा webpack.mix.js। आई थिंक विद mix.js है, या तो इस webpack.mix.js में हम कॉन्फ़िगर करेंगे इसको वेब पैक को ताकि ये कंपाइल हो। तो लेकिन मैं यहाँ पर बजाय इसके कि वेब पैक को कॉन्फ़िगर करूँ, मैं यहाँ पर एक टूल को यूज़ करूँगा जो कि हमें लारावल, जो कि एक PHP का फ्रेमवर्क है, वो एक नोड पैकेज मैनेजर पैकेज प्रोवाइड करता है लारावल मिक्स के नाम से। तो मैं उस पैकेज को यूज़ कर लेता हूँ, उससे हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी और आसानी मिल जाएगी। तो उसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर वापस टर्मिनल पर आता हूँ और लिखता हूँ npm install -d laravel -mix। तो ये लिख के मैंने इंटर किया। तो आप देख सकते हैं कि इस लारावल मिक्स ने कोई 575 पैकेजेस फ्रॉम 331 कंट्रीब्यूटर्स से इसको लेकर इंस्टॉल कर दिया और नो वल्नरेबिलिटी फाउंड, कोई प्रॉब्लम फाउंड नहीं हुई। अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो वापस VS कोड में आएंगे। तो इसके लिए सिंपली जो webpack.mix.js फाइल हमने क्रिएट किया उसके अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे mix इज इक्वल टू रिक्वायर लारावल डैश मिक्स। सो ये हमें सिर्फ पैकेज यहाँ पर चाहिए और यहाँ पर फिर मैं लिखूँगा mix.react। अब यहाँ पर मुझे पाथ देना है, सो पाथ मैं दूंगा रिसोर्सेज का /js/app.js और इसको मैंने मूव करना है स्टैटिक के फोल्डर में, स्टैटिक स्लैश इसमें हम JS का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी हमें जो चाहिए वो CSS की कमांड चाहिए और CSS में हम जो है अगेन रिसोर्सेज के फोल्डर से CSS के फोल्डर से app.css को कॉपी करेंगे स्टैटिक के फोल्डर में CSS के फोल्डर के अंदर। सो इस कमांड की मदद से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक हमें फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। मेक श्योर कीजिए रिसोर्सेज का ही फ़ोल्डर क्रिएट करें क्योंकि ये लारावल मिक्स है, तो लारावल के अंदर रिसोर्सेज से ही हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कोई और फोल्डर यूज़ करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो यहाँ पर मैं रिसोर्सेज का फोल्डर क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर अब 2 फोल्डर क्रिएट करूँगा, एक का नाम होगा JS और दूसरे फोल्डर का नाम होगा CSS। उसके बाद JS के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे app.js और इसी JS के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर भी क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स, जिसमें हम रिएक्ट के कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे और CSS के अंदर हम app.css फाइल क्रिएट करेंगे। अब ये जो फाइल्स हैं इनको हमने मूव करना है स्टैटिक के फोल्डर में। तो ये स्टैटिक का फोल्डर यूज़ होगा जेंगो के लिए एज अ स्टैटिक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हम स्टैटिक फोल्डर को कॉन्फ़िगर करेंगे विद ओवर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जेंगो रिएक्ट के फोल्डर में settings.py में आएंगे और यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें चेंज करनी है। एक तो स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर डर्स का एरे बनाना है। सो यहाँ पर एरे पे नॉर्मली हम जो है वो सिंपल लिख देते हैं
टेम्पलेट्स, लेकिन इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप os डॉट पाथ मतलब os पैकेज को यूज़ करें और फिर यहाँ पर इसको स्टैटिक का फोल्डर असाइन कर दें। ये तरीका बेस्ट है। उसके अलावा अगर हम मीडिया यूआरएल देना चाहें तो यहाँ पर मीडिया यूआरएल भी दे सकते हैं /मीडिया। तो ये अब इसमें हम मीडिया को सेव कर सकते हैं। इसके बाद इसी os पाथ ज्वाइन को हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट में। तो ये टेम्पलेट था और यहाँ पर डर्स के फोल्डर में हम इसका पाथ डिफाइन करेंगे इनसाइड बेस्ड टेम्पलेट्स। तो अब हम टेम्पलेट्स का फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं इनसाइड रूट। सो रूट में हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे टेम्पलेट्स के नाम से और इस टेम्पलेट में हम सिर्फ एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे index.html और इस index.html के अंदर हम यहाँ पर टेम्पलेट लिखेंगे और इसका टाइटल होगा Django 3 विद React.js। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम जो है वो Django की कमांड लोड स्टैटिक कर लेंगे ताकि हम स्टैटिक फाइल्स को स्टैटिक फोल्डर से लोड कर सकें। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे लिंक और स्टैटिक जनरेटर को यूज़ करेंगे स्टैटिक और यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर हम पास कर देंगे css/app.css। तो ये ऑटोमेटिकली इसको उठा लेगा स्टैटिक के फोल्डर से। तो इसी तरीके से हम स्क्रिप्ट को भी ऐड कर देंगे src के साथ और इसमें भी हम इसी तरीके से स्टैटिक लिख के js/app.js पास कर देंगे। सो ये हमने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया। अब मुझे ऐप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप ऐप क्रिएट करेंगे तो मैं यहीं पर Django रिएक्ट के अंदर ही एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ views.py की और इस views.py के अंदर मैं इंपोर्ट कर लूँगा फ्रॉम Django.shortcuts import render। इसके बाद यहाँ पर मैं एक सिंपल सा मेथड बना लेता हूँ जो कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और फिर रिटर्न करेगा रेंडर को विद रिक्वेस्ट index.html को लोड कर लेगा। तो ये हो गया सिंपल। उसके बाद urls.py में मैं आऊँगा और यहाँ पर एक इसको इंपोर्ट करूँगा। सो फ्रॉम .views import index। उसके बाद यहाँ पर पाथ डिफाइन करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ और यहाँ पर मैं इसको इंडेक्स लिख दूँगा कॉमा नेम इज इक्वल टू इंडेक्स कर दूँगा और ये हमारा यूआरएल पैटर्न भी क्रिएट हो गया। एवरीथिंग इज़ डन। अब अगर मैं ब्राउज़र में आके यहाँ पर कहीं पर भी लिखता हूँ लोकल होस्ट 8000 और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलना चाहिए था हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, क्योंकि मैंने तो हेलो वर्ल्ड लिखा ही नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ पर index.html के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ h1 वेलकम टू Django 3.0 एंड रिएक्ट को ट्यूटोरियल। सेव किया इसको, फिर उसके बाद रीलोड किया तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया। इसको थोड़ा बहुत स्टाइल अप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सिंपल। ये किया। अब इस app.js की बारी आती है। अब इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है। हम अपने जितने भी स्टाइलिंग है वो app.css में लिखेंगे जो कि रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर है और जितने भी कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे app.js में। तो यहाँ पर मैं app.js में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट को और इसके अलावा यहाँ पर अभी हमने कंपोनेंट यहाँ पर तो नहीं क्रिएट करने। सो रिएक्ट और इसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन होगी फ्रॉम रिएक्ट और इसके बाद लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम और इसके बाद हमें यहाँ पर एक चेक लगाऊंगा कि इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐप, अगर हमें एलिमेंट आईडी ऐप मिल जाती है तो देन क्या करो रिएक्ट डोम डॉट रेंडर करो किसको, जिस हमारी जो ऐप है। सो ऐप हमारी होगी ये वाली डिफ़ॉल्ट और इसको हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर हम ऐप पास कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा कोड हो गया। अब ये ऐप कहाँ से आएगा, ये आप समझ लें कि ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा ऐप कंपोनेंट डॉट JSX। सो ये बेसिकली हमारी मेन क्लास होगी जिसके अंदर हम दूसरे सारे कंपोनेंट्स लेकर आएंगे। तो इसके अंदर सिंपली हमने लिखना है इंपोर्ट रिएक्ट कॉमा कंपोनेंट को हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट
और इसके बाद इंपोर्ट, हमें रिएक्ट होम यहाँ पर इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिंपली लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लास ऐप एक्सटेंड्स कंपोनेंट, और उसके बाद यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें हो सकता है कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़े, और उसके बाद सुपर प्रॉप्स ताकि हम प्रॉप्स को यूज़ कर सकें। इसके बाद जो एक मेथड हमें चाहिए वो है रेंडर का मेथड, और रेंडर के मेथड के अंदर हम रिटर्न करेंगे कुछ भी स्टैटिक डाटा, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं h1 I am from app component। उसके बाद इसको सेव करेंगे तो ये एरर आ रहा है, तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए VS कोड के अंदर मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट जावास्क्रिप्ट रिएक्ट ESLint। इसके बाद मैं सेव करूँगा तो एरर जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है, तो ये एक्स्ट्रा कोड हम रिमूव कर देते हैं। सो दैट्स डन, हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पर app.js में आएंगे और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं ऐप को फ्रॉम ./components/app component, दैट्स इट। तो अब हमारा जो है वो ऐप भी यहाँ पर आ चुकी है और हमने इसको कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली कर लिया है। अब हमने इसको कंपाइल करके स्टैटिक फोल्डर में मूव करना है, तो हमने webpack.mix.js में ऑलरेडी ये कोड लिखा हुआ है। हम आएंगे टर्मिनल पर और यहाँ पर अब हमें कमांड चाहिए webpack की, जो कि है वॉच करेगा इसको, इस कमांड को वॉच करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ मैं लारावल की वेबसाइट पर laravel/laravel में, और यहाँ जो हमारे पास package.json फाइल है इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पैकेजेस और भी हैं, लेकिन हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा लाइक लोड डैश। तो मैं इसको कॉपी करने के बाद package.json में आता हूँ और यहाँ पर जो स्क्रिप्ट वाला सेक्शन है इसके अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। सो पेस्ट करने के बाद इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा npm run watch, और उसके बाद ये वॉच करेगा। तो यहाँ पर उसने कहा कि वॉच डेंगो डेवलपमेंट माइनस प्रोजेक्ट क्रॉस env नॉट फाउंड। ओके, तो ये कह रहा है कि क्रॉस env पैकेज है, यहाँ पर आप देखिए कमांड नॉट फाउंड। सो इट मीन ये पैकेज मैंने इंस्टॉल नहीं किया, तो मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल क्रॉस-env, और इसके अलावा लोड डैश को भी मैं कर लेता हूँ। तो दोनों पैकेज, सॉरी Ctrl+C, मुझे -d लिखना भी था ताकि ये एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो। सो क्रॉस env और लोड डैश इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं अगेन npm रन वॉच करता हूँ एंड लेट्स सी कोई और एरर तो नहीं आता इसमें। सो इट्स रनिंग, लेट्स सी कंपाइलिंग। सो यहाँ पर वो कुछ app.js को उसने सिर्फ एमिट किया, उसने CSS फाइल को एमिट नहीं किया। सो इट मीन्स ये CSS के साथ काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, web.package में आना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं sass का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं sass कह देता हूँ। तो रिसोर्सेज के अंदर sass के अंदर SCSS फाइल क्रिएट करूँगा। सो इट मीन्स अब मुझे क्या करना होगा, रिसोर्सेज के अंदर CSS के फोल्डर को मैं रीनेम कर दूँगा sass में, और इसके अंदर मौजूद app.css को रीनेम कर दूँगा मैं app.scss में। तो ये हमारे पास स्टाइलिंग सेव होगी। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं बॉडी में बैकग्राउंड कलर CCC कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई ये इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं वापस यहाँ पर आता हूँ और npm रन वॉच करता हूँ। सो दिस टाइम वो app.js के अलावा app.css को भी कंपाइल करेगा। तो देखिए उसने कहा कि sass लोडर, sass resolve URL loader and save dependency, so running missing packages। sass loader भी उसको चाहिए और sass भी चाहिए और resolve URL loader भी उसको चाहिए। तो इसने खुद बहुत वो कमांड्स जो है वो रन कर दिए ताकि वो इनको इंस्टॉल हो जाए। सो एडिशनल डिपेंडेंसी मस्ट बी इंस्टॉल्ड, दिस विल ओनली टेक अ मोमेंट। सो उसने कहा जी ओके डन, द फॉलोइंग पैकेजेस हैव बीन इंस्टॉल्ड एंड सेव टू योर package.json डिपेंडेंसी sass loader sass resolve, so please run mix again। so it means please run npm run watch again ताकि वो दोबारा मिक्स वाली कमांड को रन कर सके। सो अगेन मैंने उसको रन किया, रन वॉच। अब अगर कोई और पैकेज मिसिंग होगा तो वो उसको भी कंपाइल करेगा। सो लेट्स सी। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि लारावल पैकेज जो उसने लारावल मिक्स ने सक्सेसफुली कंपाइल करके
app.js और app.css को static.js फोल्डर के अंदर सेव कर दिया विद द नेम ऑफ app.js एंड app.css। मैं आपको दिखा देता हूँ, टर्मिनल में आता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टैटिक का फोल्डर है, इसके अंदर CSS के अंदर app.css और इसके अंदर वही कोड है, और JS के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये उसने कोड को कंपाइल करके हमारे जो कंपोनेंट है उसको भी यहाँ पर सेव कर दिया है। सो अब मुझे क्या करना होगा, index.html के अंदर सिर्फ एक टैग div ओपन करनी होगी जिसकी आईडी होगी ऐप। ये क्यों नहीं अच्छा इसने थोड़ा सा डिले किया, सॉरी फॉर दैट। सो div id ऐप क्रिएट की, इसके बाद मैंने इसको सेव किया। तो जैसे ही मैं सेव करके अब इसको रीलोड करूँगा अपने प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पर आपको वो मैसेज लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। देखिए, आई एम फ्रॉम ऐप कंपोनेंट। सो इट मीन्स हमारा जो कंपोनेंट है वो सक्सेसफुली कन्फिगर हो चुका है। ये वाला जो हमने रिसोर्सेज के अंदर कंपोनेंट्स में ऐप डॉट कंपोनेंट बनाया था, इसको मैं और भी इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग भी ऐड कर सकता हूँ, इसमें कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। तो खैर एनीवेज, ये अब हमारी जो रिएक्ट जेएस है वो प्रॉपरली कन्फिगर हो चुका है जेंगो प्रोजेक्ट के साथ। अब आप इसको जिस तरीके से भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्विकली मैं यहाँ पर एक वेरिएबल प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ क्रिएट करके। मैं लिखता हूँ दिस डॉट स्टेट इज़ इक्वल टू वैल कॉलन, यहाँ पर मैं इसको एम्प्टी दे देता हूँ स्टार्टिंग में, और उसके अलावा दिस डॉट आउटपुट मैसेज इज इक्वल टू दिस डॉट आउटपुट मैसेज डॉट बाइंड दिस। तो ये हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट करना है। फिर यहाँ पर हम आउटपुट मैसेज के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और इसकी मदद से मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस डॉट सेट स्टेट, और इसके अंदर मैं यहाँ पर वैल कॉमा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिख दूँगा। उसके बाद h1 के नीचे मैं यहाँ पर एक इनपुट टेक्स्ट लगाता हूँ जिसका नेम आईडी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, और वैल्यू में मैं इसके दे दूँगा दिस डॉट स्टेट डॉट वैल, और ऑन चेंज, जब हम इसको चेंज करेंगे टेक्स्ट को तो उसके अगेंस्ट मैं एग्जीक्यूट करूँगा दिस डॉट आउटपुट मैसेज। तो ये मैंने इस मैसेज को एग्जीक्यूट किया ऑन चेंज इवेंट, तो ये उसने इसको स्टाइल कर दिया, बिल्ड सक्सेसफुल हो गई। मैं अब इसको रीलोड करता हूँ। सो अगर इसमें कोई एरर नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आएगा और ऊपर लिखा हुआ आई एम फ्रॉम ऐप कंपोनेंट। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर इसको आउटपुट देता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट वैल, और इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं डिफ़ॉल्ट के नाम से। अब ये वैल्यू इनबॉक्स में भी होगी, इनपुट बॉक्स में भी होगी, और यहाँ h1 में भी। रीलोड करते हैं। सो ये देखिए, ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी लिखा हुआ है और डिफ़ॉल्ट इस वक्त यहाँ पर इनपुट बॉक्स में भी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पर कुछ भी अगर लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट होने की वजह से हमारी जो स्टाइलिंग है वो परफेक्टली काम कर रही है। सो इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली रिएक्ट जेएस को जेंगो 3 के साथ कॉन्फ़िगर कर लिया यूजिंग लारावेल मिक्स नोड पैकेज। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का जेंगो फ्रेमवर्क फॉर पाइथन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा किस तरीके से रिएक्ट जेएस को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद जेंगो 3। और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसी तरीके से व्यू जेएस को कॉन्फ़िगर करेंगे विद जेंगो 3 यूजिंग लारावेल मिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।